Morning students, today's topic function of bank. Last video we discussed about business services. Without taking service, business cannot run successfully. So business service is the backbone of a business. With the last video we also discussed meaning of bank and primary function of bank. बैंक क्या होता है बेटा? वो एक्सेप्ट द डिपॉजिट और विच कैन विड्रॉलेबल एनी टाइम बाय चेक और एडवांसिंग लोन और अर्निंग प्रॉफिट। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों की जमा राशि स्वीकार करता है, जो किसी भी टाइम वो निकाल सकते हैं और उसी डिपॉजिट अमाउंट से वो किसी को लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट वो एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन, जो रुपए ले भी और जो रुपए किसी को उधार पे दे भी, उसको हम बैंक बोलते हैं। तो बैंक का बेटा मेन प्राइमरी फंक्शन क्या हो बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। अब बैंक में हम रुपए कैसे कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। करंट अकाउंट खोल के, सेविंग अकाउंट खोल के, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट खोल के, एफडी करा के, या मल्टी ऑप्शनल अकाउंट खोल के। बैंक से हम लोन कैसे कैसे लेंगे बेटा? कैश क्रेडिट, इसमें जितने रुपए का बैंक से हमने निकाला है उसी पे बैंक इंटरेस्ट लेता है। डिमांड लोन, जिसकी वापसी की डिमांड बैंक किसी टाइम कर सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक अपने ट्रस्टी यानी कि अच्छे कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। टर्म लोन था बेटा और बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके। आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक एंड इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक। इन दोनों के अलावा बैंक और क्या क्या फैसिलिटी हमारे को देता है? जैसे बेटा लॉकर फैसिलिटी देता है। आपके घर पे गोल्ड है, कोई मेन डॉक्यूमेंट है, कैश है, तो वो रुपए आप बैंक के लॉकर में डिपॉजिट करा सकते हो। ट्रैवलिंग चेक फैसिलिटी देता है बेटा। आपने कोई यहाँ पे टिकट कटवानी थी, उसके पेमेंट न लेके उसका आप चेक ले जाओ, तो इससे आपको पेमेंट कैश में न देके चेक से आप टिकट ले सकते हो। तो ट्रैवलिंग चेक की फैसिलिटी भी बैंक हमारे को देता है। इसके अलावा बेटा आपने अपने यहाँ से रुपया, आपकी कोई बहन रहती है दिल्ली में, भाई रहता है दिल्ली में, वहाँ पे रुपया भेजना है, रेमिटेंस, तो बैंक ए वन प्लेस से अनदर प्लेस में रुपए सेंड करने में आपकी हेल्प करता है। बैंक के थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हो बेटा, फोन का बिल कर सकते हो, कोई पेमेंट ऑनलाइन ले वे दे सकते हो। बैंक आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी देता है। बैंक के थ्रू आप किसी की पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट किसी ने रुपया आपसे देना था तो वो सीधे आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। आपने LIC की पेमेंट करनी थी तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होना कि अपने अकाउंट से कम हो जाता है, कट जाता है बेटा। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ ए बैंक। चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सो बेटा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन के अलावा बैंक दूसरे कौन कौन से काम करता है? एक तो बेटा एजेंसी के तौर पे फंक्शन करता है, यानी वो आपकी हेल्प करता है। जैसे कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। बैंक कलेक्ट चेक, रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। आपने किसी से चेक लेना था, किसी से रेंट लेना था, तो सीधे आपके कहने पर आपके अकाउंट में ले लेता है बेटा। और आपके कहने पर आपने टैक्स की पेमेंट करनी है, बीमे की किस्त देनी है, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो आपकी पेमेंट भी कर देता है। तो बैंक कलेक्ट रुपीज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड आल्सो पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। सेकंड, बैंक और क्या काम करता है बेटा? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब किसी कंपनी के आपने शेयर लेने हैं तो आप बैंक में जाके उसके बैंक के एम्प्लॉय की मदद लेके अपने शेयर वहाँ पे परचेज या सेल कर सकते हो। बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग शेयर ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर बेटा, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर कस्टमर। कस्टमर के आदेश या कहने पर बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ देयर एसेट।
मतलब कि कोई बड़े लोग हैं, उनके गांव में एसेट है, वो वहाँ पे, और मान लो वो चले गए कलकत्ता में, तो बैंक के कहने पर उनके गांव की एसेट का वो उनको संभाल के रखता है। तो बैंक एज ए ट्रस्टी यानी विश्वास पात्र तरीके या उसको एग्जीक्यूट या उसको परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है। रेमिटेंस ऑफ मनी, मनी की मतलब कि सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रेमिटेंस मनी देन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज आल्सो डन बाय द बैंक। बैंक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए आराम से सेंड किए जाते हैं। और ये किसके थ्रू बेटा? डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। आपने मान लो कोई चंडीगढ़ में कोई फॉर्म भरना है, उसकी फ़ीस देनी, तो आप हिसार में डिमांड ड्राफ्ट कटवाओगे, रुपए दे दोगे, वो डिमांड ड्राफ्ट चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। वहाँ से वो बैंक या संस्था रुपए आपके बैंक से विड्रा कर लेगी। तो बैंक आपके वन प्लेस से अनदर प्लेस में रुपए भेजने में आपकी हेल्प करता है। परचेज एंड सेल ऑफ एक्सचेंज बेटा, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी। आपने डॉलर परचेज करने हैं या डॉलर बेचने हैं, तो इस प्रकार के परचेज या सेल करने में भी बैंक आपकी हेल्प करता है। लेकिन दिस टाइप के स्पेशल फंक्शन फॉरेन कमर्शियल बैंक करता है। लेकिन आजकल बेटा कुछ अथोराइज ब्रांच हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक की, वो भी आपके फॉरेन करेंसी को परचेज या सेल करने में हेल्प करती है। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? आपके बारे में, जैसे कोई विदेश से बंदा यहाँ पे आता है, उसने कोई फैक्ट्री खोलनी, तो पहले वो सर्वे करेगा कि लोगों की कितनी आमदनी है। तो बैंक वहाँ पे आपके वहाँ के कस्टमर की जितनी इन्फॉर्मेशन है उस फॉरेन कंपनी को दे देगा, प्रोड्यूसर को दे देगा बेटा। और उसके बाद उन डाटा के बेस पे वो कंपनी खोलने की सोच सकता है कि भाई वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है। बैंक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर कस्टमर टू द ट्रेडर। ऐसे ही बेटा सेम वे में अदर कंट्री, अपनी देशी कंट्री के ट्रेडर हों या विदेशी कंट्री के ट्रेडर हों, उसको अपने कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेम वे बेटा बैंक कोलेक्ट सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडर और द सेम और अदर कंट्री फॉर देयर कस्टमर। वो विदेशी ट्रेडर आएगा या हमारे देश की सेम देश का ट्रेडर, उसकी कैसी कंडीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो कस्टमर को बताता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है बेटा? यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, इसमें आप एक मान हिसार में आपने रुपए जमा कराए बैंक में, उससे आप प्रूफ ले लिया और वो प्रूफ आपने भेज दिया बेटा चंडीगढ़, जिसको आपने रुपए पेमेंट करनी है। तो वो बंदा बैंक वहाँ के चंडीगढ़ के ब्रांच से डिमांड ड्राफ्ट दे के अपने रुपए विड्रा कर लेगा। इससे उसके रुपए नहीं डूबेंगे और चेक बाउंस नहीं होता, क्योंकि बैंक में हम पहले रुपए डिपॉजिट कराएंगे तो ही बैंक हमारे को ड्राफ्ट इशू करेगा, और इसके बदले में कुछ बैंक हमारे से कुछ कमीशन ले लेगा। मतलब कि बैंक ने इशार से वो रुपया कहाँ भेज दिया बेटा? चंडीगढ़ से भेज दिया। जिसको रुपए लेने थे वो उस ब्रांच में जाके रुपए निकाल लेगा बेटा। क्लियर पॉइंट? तो इसे क्या बोलते हैं? बैंक ड्राफ्ट। उसकी क्या क्या फीचर हैं इससे आपको समझ में आ जाएगा। मेन फीचर क्या क्या? थ्रू बैंक ड्राफ्ट मनी कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रेमिटेंस यानी कि बेचना बेटा। द इश्यू बैंक चार्जेस सम कमीशन, इसके बदले में बैंक क्या लेता है बेटा? ड्राफ्ट काटने के बदले में कुछ कमीशन लेता है। और ये कम रिस्की होता है जिसने रुपए लेने उसके लिए, क्योंकि ये चेक बाउंस या डिसऑनर्ड नहीं होता। ये तो बेटा हम एक शहर से दूसरे शहर में रुपए भेजने के लिए बैंक ड्राफ्ट यूज़ करते हैं। अगर उसी लोकल हमने शहर में, लोकल टाउन में, विद इन टाउन एक शहर में अगर रुपए ऐसे भेजने हैं तो उसके लिए बैंक ड्राफ्ट की बजाय पे ऑर्डर या बैंकर चेक इशू करते हैं। सेम है, बैंक ड्राफ्ट होता है दूसरे शहर में भेजने, रुपये भेजने के लिए यूज़ करते हैं। ये उसी लोकल टाउन में विद इन एक शहर में रुपये भेजने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? पे ऑर्डर। इसकी भी क्या क्या फीचर है बेटा? सेम है, ये बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट की जैसा होता है। इसमें एक शहर में रुपये भेजने के लिए काम आता है। इसमें ये पे ऑर्डर हमारे को बैंक देगा तो बदले में कुछ क्या लेगा बेटा? कमीशन लेगा। और ये कोई रिस्की नहीं होता, क्योंकि हमने पहले बैंक में रुपए दिए हैं, फिर जिसके पास वो बैंक से रुपए उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा बेटा बैंक और बैंक क्या सर्विस कहाँ पे फैसिलिटी देता है? यहाँ पे जनरल यूटिलिटी की देता है सर्विस, जैसे लोकल फैसिलिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका बेटा।
ट्रैवलिंग चेक की बेटा। लेटर ऑफ क्रेडिट आपने पीछे पूछा था, ये होता क्या बेटा, एक किस्म से जो अपने कस्टमर की क्रेडिट का लेटर देना कि ये बंदा ठीक है, इसके रुपए मैं पे कर दूंगा। सपोज करो आपने चाइना से सामान लेके आना है और आप मान लें आपने फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया, तो आप या तो पहले पेमेंट करो ख़त्म बाद, इसके अलावा रुपए है नहीं तो बैंक आपके ब्याह पे उस कंपनी को एक श्योरिटी देगा कि भाई इसके रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, लेटर ऑफ क्रेडिट। फर्दर द बैंक इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर हु आर इम्पोर्टिंग गुड्स एंड हेल्प देम ऑफ लोड। जो भी बंदा विदेश से कोई सामान परचेज करता है उसके बदले में बैंक उस व्यक्ति का एक लेटर बना के फॉरनर को देता है ताकि लोग उस पर फेथ या विश्वास कर सकें। इसके अलावा बैंक वहाँ पे डिफरेंट प्रकार की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके समय समय पर अपने डाटा या आंकड़े पब्लिश करता रहता है इकोनॉमी के बारे में। इसके अलावा बेटा बैंक का थर्ड फंक्शन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस या ई बैंकिंग, जहाँ पे सारे बैंकिंग फंक्शन थ्रू इंटरनेट हों, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। इसमें क्या क्या होता है बेटा, एक तो हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि नेट के थ्रू आपके रुपए ट्रांसफ़र होना। जैसे आपके पापा को सैलरी मिलती है, आपके दादा दादी गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी मिलती है तो सैलरी सीधी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपके दादा के खाते में आ जाती है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट क्रेडिट करना बेटा। डायरेक्ट क्रेडिट में क्या होता है, इंक्लूड डिविडेंड ऑफ शेयर, आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे उस पर जो आपको प्रॉफिट मिला वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं या किसी को लोन दे रखा है तो उस पर भी इंटरेस्ट सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। कमीशन मिला है आपको या सैलरी मिली है या पेंशन, इसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हमारे को सीधा अकाउंट में आ जाता है। क्रेडिट हमारे लिए क्या होता है बेटा, हमेशा प्रॉफिट होता है। सेकंड क्या बेटा, डायरेक्ट डेबिट, आपने किसी की पेमेंट करनी है बेटा, जैसे आपने LIC किस्त भरनी है, बच्चों की फीस भरनी, तो आपने अपने बैंक को कर रखा है भाई इस डेट को आप ये रुपए उनको पे कर देना, तो डायरेक्टली आपके बैंक से रुपए निकल के उसे खाते में चले जाते हैं। जैसे टेलीफोन का बिल भरना है बेटा, लोन की किस्त भरनी है, इंश्योरेंस की आपने किस्त भरनी है बेटा, किसी क्लब के मेंबर हो उसकी फ़ीस भरनी है, क्रेडिट कार्ड की कोई ड्यूज़ थी वो देनी है, तो इसमें आपके डायरेक्टली अकाउंट से रुपए डिडक्ट यानी डेबिट यानी कट जाते हैं। इनके क्या फ़ायदे हैं बेटा, थ्रू ऑनलाइन रुपए आना व ऑनलाइन रुपए जाने से कोई तो पेमेंट ऑन ड्यू डेट पे होती है बेटा, हम भूलेंगे नहीं कि ऑटो डेबिट हो जाता है। कोई हमने यहाँ पे गाड़ी उठा के बैंक में जाना नहीं पड़ता, कोई रास्ते में कोई ट्रांसजिट में कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी मिस हैंडलिंग को कैश हमारा चोरी नहीं होगा, इधर उधर भूलेंगे नहीं, और इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया और यहाँ पे कोई भी लेन देन के लिए हमारे कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं आते बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मतलब क्या बेटा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में रुपए आना या डायरेक्ट आपके अकाउंट से रुपए कट जाना बेटा। सेकंड, ATM मशीन आप जानते हो बेटा, हमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऐसी मशीन जो 24 घंटे काम करती है। इसमें आप अपना कार्ड एंटर करोगे, फिर पिन नंबर डालोगे तो फिर वो आपकी मशीन काम करेगी, ठीक है। ATM इज़ द एन ऑटोमेटिक मशीन विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी विड्रा और डिपॉजिट। आजकल तो बेटा ऐसी ATM मशीन है जिसपे के थ्रू आप रुपए निकाल व रुपए जमा भी कर सकते हो। क्या करके बेटा, उसमें एक कार्ड डाल के, ATM कार्ड डाल के, और उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, अपना पिन नंबर डालोगे, फिर वो मशीन उस पिन नंबर को मैच करेगी और ये 24 घंटे आपका काम करती है। तो इससे बेटा बैंक के एम्प्लॉइयों की ज़रूरत कम पड़ी और ये कम बहुत अधिक पॉपुलर आज के दिन में है। डेबिट कार्ड समझते हो बेटा, यानी आपके पापा का ATM। डेबिट कार्ड के अंदर आपके अकाउंट में अगर रुपए हैं तभी आप रुपए विड्रा कर सकते हो। ए डेबिट कार्ड इज इश्यूड टू ए कस्टमर इन ल्यू ऑफ हिज मनी डिपॉजिट इन द बैंक। ल्यू मतलब कि उसके बदले में, जो रुपए आपके बैंक में जमा है उसके बदले में बैंक आपको एक कार्ड देता है। कस्टमर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेबिट कार्ड, यानी कि वो डेबिट कार्ड की सहायता से किसी भी टाइम कोई सर्विस या कोई गुड्स परचेज करके उसकी पेमेंट कर सकता।
अगला क्या है बेटा, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसमें आपके बैंक में रुपए डिपॉजिट नहीं होते, लेकिन बैंक को एक जो रेपुटेशन अगर कस्टमर है जिसकी अच्छी वैल्यू है तो उसको एक कार्ड इशू करता है और एक उसकी लिमिट बना देता है कि जैसे सपोज करो 50,000। और ये लिमिट कैसे बनती है बेटा, उसकी अकाउंट की स्टेटमेंट देख के कि उस बैंक में वो अधिक लेन देन करता है तो उसको बैंक उसे एक अधिक अमाउंट तक की क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाता है। इसमें आपके अकाउंट में रुपए नहीं होते तो आपने कोई गुड्स परचेज करनी है तो उसको पेमेंट वो बैंक कर देगा और फिर बाद में आपको उस कार्ड की पेमेंट बैंक को पे करनी होती है। एक क्रेडिट कार्ड बेटा, ए बैंक इशू क्रेडिट कार्ड दोज ऑफ इट्स कस्टमर हु एंजॉय गुड्स रेपुटेशन, जिसकी अच्छी रेपुटेशन है उसी प्रकार के कस्टमर को बैंक ये फैसिलिटी देता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कस्टमर शुड हैव मनी इन द बैंक इन ऑर्डर टू गेट क्रेडिट कार्ड, यानी कि ये उस टाइम पे यानी कि उसके अकाउंट में रुपये हो बेटा। इट इज़ ए शॉर्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी बैंक आपको एक किस्म की बैंक से फालतू रुपये निकालने की सुविधा देता है। इस कार्ड की हेल्प से आप कोई भी गुड्स या कोई सर्विस खरीद सकते हो बेटा। ठीक है, उस टाइम पे पेमेंट कौन करेगा, आपके अकाउंट में रुपये थे नहीं तो बैंक पेमेंट कर देगा, फिर बाद में आपने बैंक को पेमेंट करनी होती है विद इन 50 डेज। 50 दिन तक आप कोई भी रुपया चार्ज नहीं होता, यानी आपको एक किस्म की 50 दिन की उधारी पे रुपए बैंक से मिलेंगे। और ये डे कम बैंक टू बैंक डिफर होते हैं, कोई 49 की कोई 50 डेज की आपको फैसिलिटी देता है। टेली बैंकिंग क्या होता है बेटा, बाय थ्रू टेलीफोन यू कैन टेक इन्फॉर्मेशन यूर अकाउंट। टेलीफोन की सहायता से आप सारी अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेना, फ़ोन करके भी हम अपने कितना बैंक बैलेंस है, कितने रुपए उसने हमारा चेक वो कट गया कि नहीं कट गया, तो ऐसी सुविधाएं हम टेलीफोन के थ्रू भी बैंक से ले सकते हैं। अगला क्या बेटा, कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का और क्या नाम बेटा, फुल फ्लेज नाम क्या बेटा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज बैंक सॉल्यूशन, यानी सभी बैंकों को सेंटर कर यानी एक दूसरे से लिंक कर दिया बेटा, कनेक्शन कर दिया बेटा। ठीक है, CBS इज दैट बैंकिंग सिस्टम इन विच मेक बैंकिंग कन्वीनियंट बाय चेंजिंग द स्टेटस ऑफ कस्टमर फ्रॉम कस्टमर ऑफ ए ब्रांच और कस्टमर ऑफ ए ब्रांच, मतलब कि ये भी सभी बैंकों को एक दूसरे से इंटरनेट कर दें। आपका मान लो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर अकाउंट है हिसार में, लेकिन आप चले गए गुड़गांव में या जींद के अंदर, तो जींद के अंदर भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है कहाँ पे ब्रांच है, वहाँ पे ये ब्रांच आपस में जुड़ी हुई है, तो उस ब्रांच पे जाके भी आप रुपए उसमें डिपॉजिट या विड्रा कर सकते हो। सभी बैंकों की ब्रांच को एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू ऐड करना, तो उससे आप किसी भी ब्रांच में जाके रुपए निकाल सकते हो, रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो और अपनी पासबुक भी वहाँ पे जाके पूरी करा सकते हो। तो क्या क्या इसमें फ़ीचर होते हैं बेटा, कोर बैंकिंग के अंदर हम रुपए निकालने की फैसिलिटी होती है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र फंड बिटवीन अकाउंट क्रॉस द कंट्री, देश के अंदर किसी भी अकाउंट में हम रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी देश के अंदर देश की ब्रांच में जाके अपनी पासबुक को कंप्लीट या अपडेट करा सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या बेटा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें पूरे नेशनल लेवल पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें वो बैंक एक कल्स यानी कि एक 15 का एक बैच बना के जब 15 ट्रांसफर इकट्ठे होंगे तो ही आपके रुपए ट्रांसफ़र करेगा। मतलब एक निश्चित डाटा या निश्चित लोगों की ट्रांजैक्शन इकट्ठी होने पर ही आपके रुपए कंस में ट्रांसफ़र करता है, इमीडिएटली पेमेंट आपकी नहीं होती। इसमें आपका थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या बेटा, इसमें आपका टाइम लगता है जब तक कि 15 लेन देन ना हो। जैसे ऑटो बेटा, जब हमने कहा एक तो एक सवारी बैठे चल पड़े और एक हमने कहा भी जब उसमें 5 सवारी बैठेंगी एक ग्रुप बन जाएगा तभी चलेगा। आप पहले बैठ के जब तक 5 सवारी ना होंगी तो ऑटो नहीं चलेगा। तो इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप होना ज़रूरी, उसके बाद ही आपका रुपया दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। इसकी बेटा यहाँ पे अमाउंट में इसमें किसी भी इसमें कोई भी बेटा चार्ज नहीं लगता बेटा, फ़ौरन में रुपए हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बेटा। और कितने एक अब जब उसमें रुपए दूसरे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपए तक आपका कितना चार्ज लगता है बेटा,
₹5 प्लस GST। 1 से 2 लाख रुपए तक आप रुपये भेजोगे तो आपके 15 रुपीज़ लगते हैं बेटा, बैंक चार्ज लेता है। उससे ऊपर अगर आप भेजते हो तो आपको 25 रुपये से अधिक नहीं लेता और GST लगता है। लेकिन इस प्रकार नो चार्ज टू बी लीड ऑन द बेनिफिशरी ऑफ, जब आपने किसी को रुपया भेजा, जिसने रुपया रिसीव किया, उससे बैंक कोई कमीशन नहीं लेता। इसमें विदेशों में हम रुपया ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसमें NEFT में जो ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट कैसे, जहाँ पे बैचेज में या ग्रुप में होती है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। इसकी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए वहाँ पे क्या है बेटा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी एक निश्चित टाइम के अंदर आपके अकाउंट की सेटलमेंट या पेमेंट हो जाएगी। इसके अंदर आप फॉरन में भी ट्रांसफ़र रुपए कर सकते हो बेटा। इसमें ग्रुप में ना होकर 1 बाय 1 आपके रियल टाइम में आपकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, इसमें कम से कम मिनिमम 2 लाख की पेमेंट होनी ज़रूरी है। RTGS में विदेशों में रुपया भेज सकते हैं, NEFT में विदेश के अंदर, इसमें रुपया से हम 10 भेजें, इसमें कम से कम 2 लाख की पेमेंट होनी ज़रूरी है। इसमें ग्रुप में पेमेंट होती है, इसमें सिंगल ट्रांजेक्शन की भी इमीडिएटली पेमेंट होती है। इसमें मेन ड्रॉबैक क्या बेटा, इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए कम से कम 2 लाख। तो लास्ट बेटा डिफरेंस क्या बेटा, RTGS में और NEFT। NEFT देश के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, RTGS देश के बाहर भी। इसमें NEFT में ग्रुप में बैचेज में ट्रांसफर होती है, इसमें रियल टाइम 1 बाय 1 होती है। ये टाइम अधिक लेता है, ये टाइम कम लेता है। इसमें अमाउंट की कोई लिमिट नहीं, इसमें मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए बेटा। इसके बाद हम टॉपिक करते हैं बैंक कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। भाई कितने टाइप्स के बैंक हैं, एक होता है कॉमर्शियल बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक के 2 टाइप हैं, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक जो विदेशी बैंक जो है बेटा, जिसका पैसा, जिसके ओनर फॉरेनर हैं। सेकंड कौन सा बेटा, इंडियन कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक पहले होते क्या हैं, जो रुपए लें भी और शॉर्ट पीरियड के लिए आपको रुपए दें भी। और वो बैंक 2 होते हैं बेटा, विदेशी या भारतीय बेटा। और इंडियन बैंक 2 हैं, जिसकी ओनर गवर्नमेंट हो और जिसकी ओनर प्राइवेट हो बेटा। जैसे एक्सिस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है बेटा। PNB क्या बेटा, पब्लिक सेक्टर का कॉमर्शियल बैंक है और इंडियन है। सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड बैंक है, वो कौन से बैंक है बेटा, फॉरेनर बैंक है। सेकंड कौन से बैंक है बेटा, इंडस्ट्रियल बैंक, जो इंडस्ट्री को स्पेशल लोन देने के लिए बनाए गए हैं। एक नेशनल लेवल के बैंक बेटा और एक स्टेट लेवल के बैंक। नेशनल लेवल के बैंक, इसकी ब्रांच ऑल ओवर इंडिया, तो पूरे किसी भी स्टेट की इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्टेट लेवल के अगर कोई बैंक है तो वो स्पेसिफिक स्टेट की इंडस्ट्री को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर बैंक, आपको नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा बैंक जो एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए बनाया गया हो। किसानों को कोई ट्रैक्टर खरीदना है, कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई पेस्टिसाइड खरीदना है, उसके लिए बैंक ये उनको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, आपकी ज़मीन उबड़ खाबड़ है तो उसको इकट्ठा या यहाँ पे उसके पैरेलल करने के लिए आपको रुपये चाहिए, तो आप इस बैंक से ज़मीन की डेवलपमेंट करने के लिए इस बैंक से लोन ले सकते हो। रीजनल बैंक यानी क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्र में छोटे छोटे जो बैंक होते हैं बेटा, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह आपके गांव बगड़ा में देखा होता है, यहाँ पे छोटे मोटे बैंक होते हैं बेटा। अदर बैंक कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे सेंट्रल बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक RBI, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। एग्जिम बैंक यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रुपए में आपकी हेल्प करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक, ऐसे बैंक जो देश के अंदर हाउस बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। और इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर ऐसा बैंक जो इंडस्ट्री को दोबारा निर्माण करने के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर फैक्ट्री को रुपए की ज़रूरत है तो ये बैंक उसको लोन देते हैं। लास्ट कौन सा है यहाँ पे, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ऐसा कोई बैंक जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया हो। तो ये हमारे हैं बेटा टाइप्स ऑफ बैंक। इसको आपने वर्बली थोड़ा सा रीड करना है। थैंक यू।